आप कभी भी अपने आप से पूछेंगे कि आपके घर में जो 95% सामान आता है वो कहाँ से आता है? वो एमएसएमई से ही आता है। इंडिया में अराउंड 9 to 10 करोड़ एमएसएमई है। 4.45 करोड़ लोग अराउंड 20 करोड़ को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, ये भी गवर्नमेंट की वेबसाइट के हिसाब से। कोई भी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन 3 C's देखती है: कैश फ्लो, कोलेटरल एंड काउंटर पार्ट। 231 प्रोफेशनल फर्म है अक्रॉस इंडिया एज ऑफ नाउ जो हमें सपोर्ट कर रही है डॉक्स प्रिपरेशन में, और ये बढ़ती चली जा रही है। कुछ एक ही टाइम में 1000 से ज्यादा क्रॉस हो जाएंगे। विल बी कवरिंग ऑल द पिन कोड ऑफ इंडिया। टीम के बिना आप कुछ भी नहीं है। सबको फाइनेंशियल लेवरेज का कॉन्सेप्ट समझ में आता है, पीपल लेवरेज का नहीं आता। टीम आपकी वैसी होनी चाहिए जो आपके जैसी क्रेजी है, पैशनेट है, हंगरी फॉर नॉलेज है और ओनरशिप और इंटीग्रिटी के साथ काम करती है। आपको ये देखना है क्या आप उनका उतना ध्यान रखते हैं, क्या आप ख्याल रखते हैं कि वो भी आपके साथ ग्रो होते रहे। 12,000 NI से ज्यादा NIC कोड है, मतलब उतने सारे अलग अलग बिजनेस टाइप है। इंडिया में इतना करेज दिखाया करंट गवर्नमेंट ने कि जीएसटी भी लाया और रिपीट भी हुई। और आप देखिए जीएसटी में 2.1 ट्रिलियन रुपीस का कलेक्शन आया है। ये पैसा जाएगा कहाँ? ये एमएसएमई की योजनाएं आपके पास ही वापस आना है। Hello and welcome to Bug Studio. I'm your host Hetal Rawal and we are going to take you on a journey filled with inspiration and learning. Bug, Bharat Udyog Gaurav, strives to share inspiring and scintillating stories of Indian business houses and entrepreneurs. And my guest today is Mr. Ankush Jain, who is a personality in the domain of CA and financing and is anchoring the MSME ecosystem of India. CA Ankush Jain happens to have started his career with the big four like Deloitte and Ernst & Young, and he went on to become the global risk consultant. Currently, the managing partner of ASBS. Please join me in welcoming Mr. Ankush Jain. We are welcoming you, Mr. Ankush Jain. स्वागत है आपका. How are you doing today? I'm doing wonderful and thank you for calling me and inviting over here. It's always a pleasure to have you on a Bug Studio. शुक्रिया। सबसे पहले हम हमारे ऑडियंस के लिए जानना चाहेंगे कि what is MSME? देखिए, इस सवाल के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एमएसएमई क्या है, ये बहुत वाइब्रेंट क्वेश्चन है और मैं सबसे यही पूछता रहता हूँ। आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ मेरे चाइल्डहुड में। मेरी मम्मी 49 भाई बहन है और इतनी बड़ी फैमिली पापा की साइड से भी है। 90% ऑफ माई फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव आर इनटू सम और अदर बिजनेसेस। कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कुछ सर्विस सेक्टर में, कुछ ट्रेडर है, कुछ होलसेलर है। लेकिन ये सब हैं कौन? आप कौन है? आपका बग स्टूडियो क्या है? मेरी फर्म क्या है? मेरा स्टार्टअप क्या है? ये सब एमएसएमई। आप कभी भी अपने आप से पूछेंगे कि आपके घर में जो 95% सामान आता है वो कहाँ से आता है? वो एमएसएमई से ही आता है। ये वही लोग हैं जो हमें आस पड़ोस में सब जगह नज़र आते हैं। कुछ हमारे दोस्त होते हैं, कुछ हमारे नेबर होते हैं, कुछ हमारे रिलेटिव होते हैं। इन्हीं को सपोर्ट करना है, इसलिए हमने थीम रखी हुई है एमएसएमई बढ़ेगा, देश बढ़ेगा। अपनों को सपोर्ट कीजिए, अपनों से जुड़िए और जानिए उन्हें। लाजवाब, आपने बहुत सही बताया कि देश में और हमारे शुरुआत हमारे घर से ही होती है एंड दैट्स हाउ MSMEs आर विच इज़ लाइक 43% ऑफ इंडियंस. MSME का जो फुल फॉर्म है वो हर कोई जानता है, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस. ये कैटेगरी में कौन कौन फॉल होता है? इस कैटेगरी में हर एंटरप्रेन्योर और हर बिजनेसमैन जिसका टर्नओवर 1 रुपये से लेकर 250 करोड़ रुपए तक है, वो सब इसमें समाहित होते हैं। 5 करोड़ के टर्नओवर तक की एंटिटी को माइक्रो कहते हैं या लघु उद्योग कहते हैं। 5 से 50 करोड़ तक की को स्मॉल इंडस्ट्री कहते हैं, जिसको SSA भी कहते थे पहले, और उनको स्मॉल या कुटीर उद्योग भी कहा जाता है। और जो मध्यम उद्योग हैं वो 50 से 250 करोड़ तक की टर्नओवर वाली एंटिटी होती है। ये टर्नओवर के अलावा इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी भी एक डेफिनेशन है जो 1, 5, 50 की रेंज होती है। तो हमें आज याद किसी को भी करना है कि ये माइक्रो, स्मॉल और मीडियम सेगमेंट को कैसे याद रखें, तो टर्नओवर 5, 50, 250, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 1, 10, 50। सिंपल तरीका है याद करने। 1, 10 और 50. दिस इज द बेस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग. टेबल याद करते हो ना, वैसे याद कर दीजिए, आपको तुरंत मालूम पड़ेगा कि बिजनेसेस आपके कौन से स्लॉट में आते हैं, राइट? इसमें रजिस्ट्रेशन भी होता है एंड दे टॉक अबाउट उद्यम रजिस्ट्रेशन. सो MSME रजिस्ट्रेशन एंड उद्यम आर टू डिफरेंट थिंग्स और व्हाट इज इट? नो, द MSME रजिस्ट्रेशन और उद्यम रजिस्ट्रेशन इज वन ऑफ द सेम थिंग। आज की डेट में देखेंगे तो 4.45 करोड़ MSME ने
गवर्नमेंट के उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, और जिससे अनेकों बेनिफिट वो उठा रहे हैं। वो सारी गवर्नमेंट योजनाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं। बैंक से लोन भी लेना है वो भी यूआरसी मांगते हैं। कोई भी ई कॉमर्स कंपनी से जुड़ना है वो भी यूआरसी मांगते हैं। और यूआरसी के मिलने पे आपको काफ़ी सारे समाधान भी मिलते हैं, प्रोटेक्शन भी मिलता है, एनकरेज भी मिलता है, एम्पावर भी मिलता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फंडिंग के साथ। अभी उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 7 to 8 मिनट की सेल्फ सर्टिफिकेशन प्रोसेस है, जो कोई भी आदमी अपनी डिटेल डाल के सेल्फ सर्टिफाई करके कर सकता है। द लास्ट मोमेंट ही विल सबमिट, आफ्टर सबमिटिंग ऑल द डिटेल उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इमीडिएटली जनरेट हो जाता है। 7 मिनट में ये हो जाता है। यस, और आप कहीं से भी कर सकते हो, कहीं से भी कर सकता हूँ ऑनलाइन, सो लॉन्ग यू स्मार्ट मोबाइल एंड जस्ट डू इट। और द और अगर किसी web. को लैंग्वेज में इश्यू आ रही है या कुछ है, तो हाउ शुड दे प्रोसीड फर्दर? वो आपको हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है, और बहुत ही इजी सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। यदि आपको समझ में नहीं है तो आपकी फैमिली में कोई ना कोई ये दोनों लैंग्वेज से वाकिफ हो गई। अदरवाइज आपका जो भी लोकल कंसल्टेंट है या कोई प्रोफेशनल कंसल्टेंट है वो आपको गाइड कर देगा। वहाँ से गाइडेंस नहीं मिलता है तो आप emsme.com पे आइए, हमारी टीम फ्री ऑफ कॉस्ट कॉम्प्लीमेंट्री आपको फ़ोन पे गाइड कर देगी, और आप खुद अपना 7 to 8 मिनट मैक्सिमम में उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। दैट्स रियली वंडरफुल। इससे मैं शुरुआत करूंगी हमारी फर्स्ट सेगमेंट की, जो कि है द जर्नी एंड द स्पार्क ऑफ EMSME। सो लेट मी नो दैट हाउ डिड EMSME स्टार्ट? EMSME में जो E है उसका फुल फॉर्म है और या उसका ऑब्जेक्टिव है टू ईज, इनेबल एंड एम्पावर MSME। MSME क्या है ये अपने अभी समझा। ये MSME हम हमारे चारों ओर घिरे हुए हैं। MSME इंडिया का सबसे वाइब्रेंट सेक्टर है, और जब हमने MSME से मिलना शुरू किया तो हमें पता चला उनके भी कुछ एक चैलेंजेस हैं। उनके जो चैलेंज है वो किसी और की अपॉर्चुनिटी है या किसी और का ऑब्जेक्टिव है। एंड दिस इज हाउ वी गॉट टू नो अबाउट द ऑल स्टेक होल्डर हु सपोर्ट रिक्वायर्ड फॉर MSME, एंड MSME जो अपना खुद का उद्धार करेंगे उससे बाकी सब लोगों का कैसे सपोर्ट होगा। तो यदि आपके पास समय है तो मैं इसको थोड़ा विस्तार में समझाना चाहूँगा। तो हमने जब शुरुआत में MSME से मिलना शुरू किया, इंटरेक्टिव डिस्कशन शुरू किया, शुरुआत किया था हमने अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव से। फिर हम कालबा देवी मार्केट गए। आपका स्टूडियो मलाड में है, आपके स्टूडियो की वाइब्रेशन बहुत अच्छी है, थैंक यू। तो यहाँ के लोगों से मिले, उल्लासनगर में लोगों से मिले, कलकत्ता में बड़ा बाजार के लोगों से मिले। तो उन लोग ने बताया कि वो एम्बिशियस तो हैं, उनको कुछ ही तकलीफ है, या वो उनको चैलेंज बोलना चाहिए, तकलीफ तो वो भी नहीं बोलते। वो सबसे ज़्यादा मस्ती की पाठशाला में रहते हैं। दे आर द ब्रिलियंट पीपल आई हैव ऑब्जर्व। दे हैव लैक ऑफ एक्सेस टू द क्रेडिट, लैक ऑफ एक्सेस टू द मार्केट एंड लो डिजिटल अडॉप्शन। लास्ट वाला जो पॉइंट है वही पॉइंट पे हम लोग उनकी सबसे ज़्यादा मदद कर रहे हैं, क्योंकि इस पॉइंट में मदद करने से उनकी बाकी सारी मदद हो जाती है। अभी आप थोड़ा अपन समझते हैं। MSME को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम लेके आ रही है जी। लेकिन गवर्नमेंट क्यों लेके आ रही है? गवर्नमेंट के पास पैसा तो टैक्स पेयर का ही है। कोई भी टैक्स पेयर बोल सकते हैं आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। आप इंडिया की प्रॉब्लम समझिए। इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेरोजगारी, गरीबी और लो डिजिटल अडॉप्शन, राइट। और इसी के कारण आप एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव नहीं बन पाते हो। MSME जो मैंने आपको नंबर बताया 4.45 करोड़ अभी तक रजिस्टर्ड हुए। इंडिया में अराउंड 9 to 10 करोड़ MSME है। 4.45 करोड़ लोग अराउंड 20 करोड़ को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, ये भी गवर्नमेंट की वेबसाइट के हिसाब से। बेरोजगारी की समस्या गवर्नमेंट सॉल्व नहीं कर सकती है, होने से रही। हाँ, काफी कोशिश जारी है, नहीं कर सकती है ना, वो गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट कितने रोजगार उपलब्ध कराएगी। इसलिए जो PPP होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसका एक बहुत अच्छा ये उदाहरण हो सकता है कि गवर्नमेंट योजनाएं लेके आएगी कि जो भी उद्यमी या व्यवसायी रोजगार को प्रोत्साहित करेगा उनके लिए बहुत सारे गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है, स्टेट गवर्नमेंट भी देती है, और डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स भी देती है। ये देती क्यों है? ताकि देश से बेरोजगारी की समस्या समाप्त हो। हर MSME जो खुद बिजनेस कर रहा है उसने खुद को रोजगार दे दिया, और वो मिनिमम ऑन एन एवरेज 4 से 5 लोगों को रोजगार देता है। तो मतलब आगे भी सपोर्ट चलता जाए। गवर्नमेंट ने सपोर्ट करके 5 लोगों को रोजगार दे दिया। 10 करोड़ MSME 50 करोड़ लोगों को रोजगार देने की कैपेसिटी रखते हैं, और देश की बेरोजगारी की प्रॉब्लम सॉल्व। रोजगार की प्रॉब्लम, रोजगार मिल गया तो गरीबी की प्रॉब्लम भी सॉल्व। ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व तो कंजम्पशन इकोनॉमी बढ़ेगी। हर आदमी जो पैसा कमा रहा है
वो खर्च भी करता है। और हमारा देश कंजम्पशन इकोनॉमी के कारण ही जाना जाता है। आप डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन देखिए। लास्ट मंथ का जीएसटी का कलेक्शन 2.1 ट्रिलियन रुपीस हुआ है, हाईएस्ट एवर इन इंडिया। हाईएस्ट एवर इन इंडिया। Wonderful. तो कितना ग्रो कर रहे हैं। अभी एमएसएमई डायरेक्ट टैक्स भी देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स भी देते हैं, और वो जो उत्पादन करते हैं उससे आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न भी साकार होता है। तो एक प्रॉब्लम हमारे इंडिया की ये थी कि हम विदेशी प्रोडक्टों पर निर्भर थे। जैसे जैसे एमएसएमई बढ़ेगा, देश बढ़ेगा, ये थीम आई वहाँ से। वो जैसे जैसे उत्पादन करेंगे, बल्क में करेंगे, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, कंजम्पशन और ज़्यादा बढ़ेगा, देश की इकोनॉमी को और ज़्यादा फायदा होगा। जितना कंजम्पशन होगा उतना इनडायरेक्ट टैक्स आएगा, और लोगों की जितनी इनकम बढ़ती जा रही है रोजगार के कारण, उससे डायरेक्ट टैक्स आएगा। और तभी मेरे ख्याल से मेक इन इंडिया का कैंपेन भी बहुत अच्छा चला, और इतने 5 सालों में हमने जितनी एमएसएमईज नई इंट्रोड्यूस हुई है सारे अलग अलग सेक्टर्स में, नॉट ओनली मैन्युफैक्चरिंग में बट ट्रेडिंग में और अदर सारे इंडस्ट्रीज में भी, वहां पे भी प्रोत्साहन होना शुरू। बहुत सारा प्रोत्साहन हो रहा है। आरबीआई भी सपोर्ट कर रही है, बैंक्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, नोडल एजेंसी और गवर्नमेंट भी। इनफैक्ट आप देखेंगे इंडिया का हर इकोसिस्टम, हर बिग प्लेयर को एक थीम समझ में आ गई है कि एमएसएमई इज द मोस्ट वाइब्रेंट सेक्टर, जिसको सपोर्ट की भी जरूरत है, और उसकी ग्रोथ से ही देश की ग्रोथ, जो $10 ट्रिलियन या $35 ट्रिलियन का ड्रीम है इंडिया का, वो साकार किया जा सकता है। गवर्नमेंट जो 1,000 रुपये एमएसएमई को देती है, वो घूम फिर के 1,100 रुपये गवर्नमेंट की किटी में वापस आता रहता है। The multiplication happens once the circle gets over. Circulation of funds happens. Yes. Because of the consumption of the consumption economy, it happens automatically. गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो गया, उसने जो पैसा दिया वो पैसा वापस भी आ गया। हमें सिर्फ देखना ये है उसका पैसा सही एमएसएमई को सही प्रोडक्ट के लिए सही समय पर सही नोडल एजेंसी के थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तरीके से पहुंच रहा है। उसमें जो अभी लीकेज हो रही है वो पैसा सही हाथों में नहीं जाता और सही तरीके में खर्चा नहीं होता। वो पिलफरेज रोकना है, लीकेज रोकना है, जिसके लिए हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से गवर्नमेंट और नोडल एजेंसी के साथ काम करना चाह रहे हैं। ये जो आपने बात की कि एमएसएमईज जैसे ही स्टार्ट होते हैं और उनका जिस हिसाब से ये कैटेगरी क्लासिफिकेशन होके उन्होंने ग्रोथ करना शुरू किया एंड उनका कैपेबिलिटीज इतना अच्छा है, अभी इसमें इतना सारा डॉक्यूमेंटेशन आता है एंड देयर इज सो मच दैट हैपेंस एंड यू अंडरस्टूड द गैप एंड दैट्स हाउ ईएमएसएमई हैज कम इन। ये डॉक्यूमेंटेशन पे ये जो रिपोर्ट्स बनती है उस पे आप कुछ हाईलाइट कर सकते हैं? शुक्रिया। आप देखेंगे हमने जो एमएसएमई बाजार कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है, क्योंकि एमएसएमई की ज़रूरतें कोई भी एक स्टेक होल्डर पूरा नहीं कर सकता। उसके 6 फेज होते हैं लाइफ साइकिल में, इंक्यूबेशन और स्टार्टअप फेज से स्पेशल केयर स्टेज तक। हर फेज में उसको अलग अलग प्रोफेशनल, अलग अलग स्टेक होल्डर के सपोर्ट की ज़रूरत महसूस होती है। तो हम जितने भी स्टेक होल्डर उसकी पूरी लाइफ साइकिल में हो सकते हैं, उन सबसे निवेदन किया है हमारे साथ जुड़िए, और बहुतों ने हमारा निवेदन स्वीकार भी किया है। उनके जो डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम है वो हमारे जो प्रोफेशनल चार्टर अकाउंटेंट पार्टनर, कंपनी सेक्रेटरी और जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको अवेयरनेस की थी, वो अवेयरनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बैंक भी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। उनके साथ भी हम लोग इवेंट्स करते हैं, एमएसएमई एसोसिएशन के साथ भी करते हैं, रेगुलेटर्स के साथ भी करते हैं और गवर्नमेंट के साथ भी करते हैं। तो इसके थ्रू हम उनको सबसे पहले तो जानकारी देते हैं जो उनको है नहीं, और उसकी वजह से वो गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट नहीं उठा पा रहे थे। जब हमने सर्वे किया था तब हमें पता चला कि उनको किसी भी एमएसएमई को उनके सेक्टर की 1-2 गवर्नमेंट स्कीम के बारे में तो जानकारी है, बट उन्हीं के बिजनेस के लिए 20, 25, 30 गवर्नमेंट स्कीम अवेलेबल हैं जिसकी जानकारी उनको है ही नहीं। जब हमने उनसे पूछा आपको जानकारी क्यों नहीं है, आप बिजनेस कैसे चला रहे हैं? सो यू मीन टू से अंकुर जी दैट एवरी बिजनेस को बाकायदा आराम से 10 या 20 तो ऐसे मिलते ही है स्कीम जो उनके लिए वैलिड है? अभी तक मैंने कोई बिजनेस नहीं देखा, या तो उनको जानकारी नहीं है, उनको भनक भी नहीं है। अभी तक ऐसा कोई बिजनेस नहीं देखा एक्सेप्ट द ट्रेडिंग कम्युनिटी, जिनको सिर्फ एमएसएमई की डेफिनेशन में इंक्लूड किया है प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग का बेनिफिट और कुछ एक गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट मिलता है। अदरवाइज एक्सपोर्टर, स्टार्टअप, मैन्युफैक्चरर, इनके लिए मोर देन 50 गवर्नमेंट स्कीम है फॉर ईच सच बिजनेसेस। तो जब उन्होंने बताया कि उनको जानकारी नहीं है, वो तब थोड़ा हमारे हीटेड डिस्कशन भी हुआ किसी किसी के साथ कि आपको कैसे नहीं पता है, आप बिजनेस चला रहे हैं, आपके बिजनेस के लिए कौन सी गवर्नमेंट स्कीम है। और ये कोई भी कंपनी हो सकती है जो अपने 5th ईयर के स्टेज में भी हो, 2nd ईयर के स्टेज में भी हो, 10 साल के स्टेज में, आइडिएशन स्टेज से
अभी भी दिख रहे हैं कि 10 साल की कंपनी को भी कुछ मालूम नहीं है। जी जी, वो गैप हर स्टेज पे है। सिर्फ वो कंपनी जो मध्यम है एकदम बड़ी बन जाती है, जिनने एक प्रोफेशनल टीम अपने इन हाउस रख रखी है, उनको थोड़ा ज़्यादा गवर्नमेंट स्कीम के बारे में पता है, बट सारी स्कीम के बारे में वो भी अवगत नहीं है। और जो मैं आपको बता रहा था, जो हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ, उनने बोला हमें नहीं पता है, हम ठीक है मान लेते, समझ लेते, हमारा मेन फोकस है बिजनेस करना। पर हम जिनके पास जाते हैं, या तो वो ब्रांच के मैनेजर के पास जाते हैं या प्रोफेशनल करेक्ट। के पास जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली उनको भी नहीं पता है कि उस बिजनेस के लिए कितनी सारी गवर्नमेंट स्कीम है। और जब मैं गवर्नमेंट स्कीम बोलता हूँ, वही डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट लेवल, इस सारी स्कीम का कॉम्बिनेशन है। गवर्नमेंट भी इस मामले में बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन आज भी यदि मुझे अपनी गवर्नमेंट स्कीम जानी तो मुझे 100+ गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि हर वेबसाइट पे अलग अलग स्कीम प्रमोट हो रही है। So you mean to say that even couple of bankers are not aware of this? नो, ना तो ब्रांच मैनेजर, ना बैंकर, बता रहे हो ना bankers प्रोफेशनल। को नहीं मिलती मैं है। डंके की चोट पे ये बोल रहा हूँ, 4 साल पहले मुझे भी 10 से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कीम के बारे में नॉलेज नहीं था। Oh my God, this is very crazy. दिस इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी एज वेल। क्योंकि एक बिजनेसमैन के लिए सबसे ज्यादा सपोर्ट अगर हम इंटरनली देखें तो एक फाइनेंस मैनेजर या तो अकाउंटेंट होता है, जी जिनको आप बिलीव करते हो कि हाँ चलो मैं बिजनेस और सेल्स कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्योंकि हमारे पास नारी एंटरप्रेन्योर्स बहुत सारी है। बट उसके साथ साथ देर इज समबडी हु इज अ बैंकर हु इज हैंडलिंग कि मेरे फंड्स ठीक है या नहीं है। अब जब वहाँ वो लेवल तक भी अगर गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए वो उनको पास उतनी जानकारी ना हो, तो देन इट बिकम्स अ काइंड ऑफ अ ट्रिकी सिचुएशन कि हाँ किसी को भी ऐसा होगा कि यस आई नीड टू गो टू गवर्नमेंट एंड अंडरस्टैंड दैट एज वेल। आपने बहुत सही सवाल किया। $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी या $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी बोलने से नहीं बनती है। बिजनेसमैन का काम वही है कि वो सिर्फ अपने कोर बिजनेस पे फोकस करे, और उसको पूरा इकोसिस्टम मुहैया कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो प्रोफेशनल की है, या बैंकर की, या गवर्नमेंट की है। और उनको वो बिना गल्ला छोड़े ये सारी सुविधाएं मुहैया करानी ही चाहिए, तब जाके ये बड़े टीम साकार होंगे। Which is fair, that is true. इस चीज में आपने जो बताया कि दिस इज हाउ बिजनेसेस आर बीइंग रन, आपका बिजनेस अप्रोच और कंसेप्ट तो मुझे काफी अच्छे से समझ में आया। लिमिटेशंस अगर हम स्मॉल बिजनेसेस की देखें, एम और एस के लिए, तो आपको क्या लगता है व्हाट आर द चैलेंजेस दैट दे आर फेसिंग, व्हाट आर द लिमिटेशंस दैट दे आर हैविंग? कैपेबिलिटी और पोटेंशियल में कोई डाउट नहीं है इन बिजनेसमैन के। इनफैक्ट मैं तो सारे चार्टर अकाउंटेंट को भी बोलता हूँ कि कोई भी प्रोफेशनल बिजनेसमैन से ज़्यादा होशियार नहीं होता है। सारे बिजनेसमैन बहुत होशियार हैं, बट उनको थोड़ा डिजिटल सेवी बनने की ज़रूरत है, उनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। मेरे पापा बचपन से एक चीज़ सिखाया करते थे कि आप बिजनेस कर रहे हो और कंपटीशन को किल करना है, तो सबसे आसान तरीका है एक्सप्लोर करो कि कौन से एरिया में आपका प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल या फिनिश्ड प्रोडक्ट 30% कम पे मिलता है। 30% कम उससे जो आपका पड़ोसी जिस रेट पे बेचता है, उससे 30% कम पे आपकी खरीद होनी चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग। यदि आपने परचेज में ही प्रॉफिट बना लिया, तो आपको बेचने में प्रॉफिट बनाने की जरूरत नहीं है। So right. So rightly mentioned. Now we are coming to a very interesting segment, which is the birth of EMSME. This is a segment 2. This has been your brainchild. आपने already mention किया कि it has a very tech side to it. So ये जो प्लेटफॉर्म बनाया गया, इसकी core functionalities पे अगर आप मुझे कुछ बताए तो। जी, उनको जो चैलेंजेस थे, हमने हर चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। और अपॉर्चुनिटी वही होती है जो सारे स्टेक होल्डर की जीत हो, जिसमें Correct. सबके लिए विन विन कंस्ट्रक्टिव आर्किटेक्चर होना चाहिए, तभी वो अपॉर्चुनिटी वर्थवाइल है। सो वी फर्स्ट ऑब्जर्व वेदर द चैलेंजेस आर वर्थवाइल और नॉट, एंड वी मल्टीप्लाइड दोस चैलेंजेस फर्स्ट। 10x कर लिए सारे चैलेंजेस के लिए। उसका एक रीज़न है, आप थोड़ा मुझे और जानेगी, आई एम ड्रिवन बाय द चैलेंजेस। यदि चैलेंजेस बड़ा नहीं होता ना, तो काम करने में मज़ा नहीं आता। वो जब टेंशन नहीं आता है कि हाँ इस पे कुछ करना है, ये कुछ फेस नहीं करना है, सब सिंपल होता है तो नहीं, टेंशन तो कभी नहीं आती, टेंशन कभी नहीं आती, स्ट्रगल कभी नहीं होती, बट चैलेंजेस हैज टू बी वर्दी इनफ सो दैट आई कैन ईट, ड्रीम, स्लीप ओवर इट। और एवरी चैलेंज इज द बिग अपॉर्चुनिटी। अभी आप को बताते हैं कैसे। एमएसएमई का चैलेंज है कि उसको गवर्नमेंट स्कीम उसके लिए कौन सी है उसको पता नहीं है, उसको बैंक से लोन कौन सा राइट प्रोडक्ट उसके लिए होना चाहिए वो उसको पता नहीं है। यही अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट स्कीम निकाल रही है, और अब गवर्नमेंट की स्कीम का डिसबर्समेंट तभी होगा जब एमएसएमई को पता होगा उनके लिए कौन सा है, तभी वो डॉक्स प्रिपरेशन करेंगे और अप्लाई करेंगे। गवर्नमेंट की भी ऑब्जेक्ट तभी पूरा होगा जब एंड कस्टमर तक, एंड एमएसएमई तक एमएसएमई स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। तो किसी का चैलेंज किसी की अपॉर्चुनिटी है। वैसे ही एमएसएमई का चैलेंज है, उसको फंडिंग चाहिए,
बैंक को फंडिंग देना है। उनका चैलेंज बैंक के लिए अपॉर्चुनिटी है। एमएसएमई का चैलेंज है वो कंप्लाइंट नहीं है डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में। प्रोफेशनल्स के लिए अपॉर्चुनिटी है कि उनको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में कंप्लाइंट कर दें, वो उनका बिजनेस है। गाइडेंस देते हैं। तो हमने जो आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं ना, मैच मेकिंग, या सो बेसिकली इनको जरूरत है और ये जरूरत पूरा कर सकते हैं। हमने इन सबको आपस में got जोड़ everybody दिया। together. Beautiful. हमने एमएसएमई को एमएसएमई एसोसिएशन से, बैंकर से, प्रोफेशनल से, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म से, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से, जितने भी स्टेक होल्डर को उनकी ज़रूरत है और जितने स्टेक होल्डर को एमएसएमई की ज़रूरत है, सबको आपस में एक प्लेटफॉर्म पे लेके आगे ट्रांसपेरेंट वे में आपस में बात कीजिए, आपकी समस्याएं आप समाधान कीजिए और साथ में मिलकर देश को आगे बढ़ाते हैं। That's interesting. ये प्लेटफॉर्म का पूरा जो इथॉस है, ऐसे लग रहा है कि इट्स लाइक अ हब एंड स्पोक मॉडल। जब सारी चीज़ें एक साथ में आ जाती हैं, फ्रॉम द हब इटसेल्फ यू आर डिलीवरिंग ऑल दी आइडियाज एंड यू आर इंश्योरिंग दैट ऑल दीज चैलेंजेस आर टेकन केयर ऑफ। तो एकदम सिस्टमैटिक प्लेटफॉर्म लग रहा है, बट दिस लुक्स रियली हैवी अंकुश जी। ऐसे लग रहा है जैसे कि बहुत सारे लोग इसके पीछे हैं एंड स्टेप बाय स्टेप फंक्शनैलिटी लाने के लिए। तो लेट्स स्प्लिट इट इनटू फ्यू थिंग्स। Sure. One is the research side, जिसमें yes, there is so much of information that your team must be doing. Second must be the tech side of it. कैसे आप ये, how do you bridge the gap? ओके, हमने एक ट्रेडमार्क लिया हुआ है कॉल्ड वी सिंप्लीफाई। Okay. और प्रोफेशनल वही है जो कॉम्प्लेक्स चीज़ को बहुत सिंपल तरीके से प्रस्तुत करे। हमने क्या किया, उनको एक ही जगह पे 4 मिनट में मुझे मेरे बिजनेस के लिए जो भी गवर्नमेंट स्कीम बनी हुई है, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है, स्टेट गवर्नमेंट ने, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट या किसी ने भी, मुझे एक ही बार में पता चला जाना चाहिए एक ही डॉक्यूमेंट से। इतना सिंपल बनाया हुआ है। और जो आपने रिसर्च टीम बोला, एक बहुत बड़े लेवल का ग्रेटिट्यूड है टू ऑल माय रिसर्च एंड अवेलमेंट टीम एंड टेक टीम, ऑल द टीम मेंबर इंक्लूडिंग द मार्केटिंग पीपल। उन्होंने रिसर्च करके एनआईसी कोड के बेस पे एल्गोरिथम बिल्ड करी हुई है और टेक सॉल्यूशन एकदम सिंपल रखा हुआ है। फ्रंट एंड पे ही सिंपलिसिटी चाहिए, बैक एंड पे कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, Correct. सामने वाले का लुकआउट नहीं है। किसी भी एमएसएमई को या उसको जो सपोर्ट करना चाह रहा है, उनको सिर्फ उसका उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर डालना है। Okay. जैसे ही वो नंबर डालेंगे, क्लिक क्लिक क्लिक, ही विल बी एबल टू जनरेट द स्कीम डिस्कवरी रिपोर्ट, जो बताएगी, लेट से आप एक्सपोर्ट सेक्टर में हो, वो आपको बताएगी कि आपको एक्सपोर्ट रिलेटेड इतनी गवर्नमेंट स्कीम है, आपके बिजनेस के लिए इतनी स्कीम में कैपिटल सब्सिडी मिल सकती है, इतनी स्कीम में ग्रांट मिल सकती है, इतनी स्कीम में रीइंबर्समेंट मिल सकता है, इतनी स्कीम में पोलिट्री फ्री लोन मिल सकता है। सिर्फ 4 मिनट में आपके हाथ में स्कीम डिस्कवरी रिपोर्ट होती है, सिंपल वे में। अब आपको 20 से और 50 पेज नहीं पढ़ना है, 1.5 पेज में हर स्कीम की जानकारी सिंपल तरीके से दी गई है, जहाँ पे आपको सिंपल चीज़ें बताई गई है। आप एलिजिबल हो या नहीं, how to apply, where to apply, what docs to prepare, and which is the nodal agency. Step by step. Everything step by step. अब आपको 100 गवर्नमेंट वेबसाइट पे नहीं देखना है, एक ही वेबसाइट पे आइए, emsme.com, EORC डालिए, 4 मिनट में आपकी स्कीम डिस्कवरी रिपोर्ट जनरेट कीजिए। अब बताइए क्या है कॉम्प्लेक्स है। URC ना हो तो भी 30 सेकेंड और लगेंगे। आपको यूआरसी के जो 11 फिल्टर है, वो फिल्टर की इंफॉर्मेशन दी गई, वो डिटेल आपको मैनुअली डालना that पड़ेगा। is also mentioned at your end. यस। Oh, lovely, lovely. So both way you can generate this scheme discovery report either in 4 minutes or in 4.5 minutes. Up to you. Save your 30 seconds. नहीं, that's Make Uddam registration certificate. yes. Now get your URC done. So अगर हम बात करें कि जब ये प्लेटफॉर्म रेडी हो गया एंड एवरीथिंग, आपके फर्स्ट फ्यू क्लाइंट्स की अगर आप जर्नी बताएं हमें कि वो कहाँ थे, कहाँ तक पहुंचे और क्या योगदान रहा है आपकी कंपनी का, आपका स्पेशली। जी, शुरुआती जो लोग थे वो जनरली दोस्त थे, रिलेटिव थे या पहचान के चार्टर अकाउंटेंट थे। सिर्फ सिंस मैं भी चार्टर अकाउंटेंट हूँ, 18 साल का एक्सपीरियंस मुझे भी है। तो इन लोग के साथ हमने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट एस्टेब्लिश किया था, एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट लॉन्च किया था। इस प्रोडक्ट का नाम है emsmesaarathi.com, जो गवर्नमेंट स्कीम का एंड टू एंड आइडेंटिफिकेशन, डिस्कवरी एंड अवेलमेंट की जर्नी को कंप्लीट करता है। अवेलमेंट की थोड़ा फिजिकल प्रोसेस है, बाकी एंड टू एंड प्रोसेस डिजिटल है। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उनके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, उनका 4.5 मिनट में उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाल के स्कीम डिस्कवरी रिपोर्ट जनरेट करी। शुरुआती कस्टमर ने जो एग्जीबिशन में पार्ट ले रहे थे, जो सबसे पहले इंसिडेंस है हमारा, कोल्हापुर में एक इवेंट हुआ था जहाँ पे करीब 5 लाख लोग आए थे। उसमें जितनी भी स्टॉल लगी थी, उसमें से कुछ एक स्टॉल ओनर जो हम लोग के दोस्तों के रेफरेंस के थ्रू आए थे, उनका हमने एग्जीबिशन में
अप्रूवल करवा दिया, तो उनकी जो कॉस्ट थी उसका 80% और 1.5 लाख पर स्टॉल, विच एवर इज लोअर, मतलब अप टू 1.5 लाख तक गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, तो वो उनको अमाउंट रिइम्बर्समेंट हो गया। उसकी This was your टेस्टिमोनियल incident, first event. Very 5 लोगों का रिइम्बर्समेंट हुआ। Very nice. उनके हाव भाव, उनकी टेस्टिमोनियल देखिए, उन लोग ने करीबन 80,000 रुपये खर्चा किए थे और पूरा का पूरा पैसा ऑलमोस्ट उनके वापस आ गया। और एग्जीबिशन का जो ऑब्जेक्टिव था, उसका भी जो meet इम्पैक्ट था, हुआ, वो बेनिफिट उनको मिला, वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर पाए, डेमोन्स्ट्रेट कर पाए, वो कस्टमर बना पाए, और साथ में जो पैसा भी लगाया वो वापस हो गया। तो वो जो सुकून है उनके चेहरे पे, और वो जो सक्सेस मिलती है कि हमने इसके लिए टाइम, एफर्ट, सब कुछ डाला, उसके साथ साथ में गवर्नमेंट के पास से भी हमको सब्सिडी मिल गई एंड दिस कुड हैपन। एक तो गवर्नमेंट ने वो एग्जीबिशन भी किया और आपको रिइम्बर्समेंट भी कर दिया। दिस इज हाउ गवर्नमेंट गिव फैसिलिटेट और सपोर्ट यू। आपके ऊपर है, आप जानकारी इकट्ठा कीजिए, ये सारे सपोर्ट लीजिए। वो तो कितना पिंच होता है। होता ही। अब वो- आप सोचिए, हाँ। बाकी सारे स्टॉल ओनर जिनको ये जानकारी नहीं थी, उनके वो 80,000 रुपये लगे और आपके नहीं लगे। जिनको पता चलेगा उनको कैसा लगेगा। और उनको हमेशा ये लगता है कि हम किसी भी बिजनेस को हम मार्केटिंग करेंगे तो हमको पैसा खर्च करना ही है। नहीं, आपको वाइजली मार्केटिंग आप कीजिए, उसमें इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन साथ साथ ये स्कीम्स को अवेल भी कर दीजिए, तो इट गेट्स इजियर। और सिंस मैं फर्स्ट टाइम ही आपके साथ आ रहा हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एनएसआईसी के हेड्स को और डीएफओ के हेड्स को, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। ये पूरा रीइंबर्समेंट स्कीम के बारे में बताया, प्रोसेस बताया, हमने अप्लाई किया और ये बेनिफिट उन्हें दिलवाया हमारे एमएसएमई कस्टमर के लिए, तो उनके लिए भी धन्यवाद है। So these are couple of the supporting partners with whom you are operating on. कुछ ऐसे और भी supporting partners के बारे में आप बात कर सकते हैं that how the journey has been with them. जी, हमने जितने भी एमएसएमई से बात करी, उनको गवर्नमेंट स्कीम से फंड चाहिए, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में भी आता है और थोड़ा कम रेट पे मिलता है मार्केट में कंपैरिजन करके। बट उसके बाद सेकंड बेस्ट होता है बैंक से फंडिंग। Okay. यदि ये दोनों से नहीं मिलता है तो उनको एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस या लोकल साहूकार के पास जाना पड़ता है। लोकल साहूकार, प्राइवेट लैंडिंग जिसको बोलते हैं, वो बहुत महंगी होती है। उससे उनको जितनी जल्दी फॉर्मल इकोसिस्टम में हम लेके आ पाए, उतना कम उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस को होगी। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो कुछ एक एमएसएमई जो गवर्नमेंट स्कीम में फिट नहीं हुए थे, उनको भी अनसिक्योर्ड लोन की फंडिंग दिलाई है, और उनका एक्सपीरियंस, उनकी टेस्टिमोनियल भी अच्छी है कि ठीक है। जो कमियां थी वो कमियां भी बता दी। कमियां जनरली क्या होती है, कोई भी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन 3 C's देखती है, कैश फ्लो, कोलेटरल एंड काउंटर पार्टी। अभी कोलेटरल की ज़रूरत तब ज़्यादा लगती है जब आपका कैश फ्लो और काउंटर पार्टी स्ट्रांग नहीं होती है। हम उनको हेल्प करते हैं कि आपका सिबिल स्कोर सही रखिए, आप लैंडिंग लीजिए तो आपका सिबिल स्कोर जनरेट हो, रीपेमेंट टाइम पे कीजिए, आपकी रीपेमेंट कैपेबिलिटी बढ़ाइए, टाइम पे आईटीआर फाइल कीजिए और इनकम दिखाइए, टैक्स प्लानिंग करके दिखाइए। बट आपके डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो आपको कोई भी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन लोन किस बेस पे देगा? राशन कार्ड भी नहीं मिलता बिना डॉक्यूमेंट के। So there is a separate team who's guiding them for this. तो 231 प्रोफेशनल फर्म है अक्रॉस इंडिया एज ऑफ नाउ, जो हमें सपोर्ट कर रही है डॉक्स प्रिपरेशन में। Okay. और ये बढ़ती चली जा रही है। कुछ एक ही टाइम में 1000 से ज़्यादा क्रॉस हो जाएंगी। विल बी कवरिंग ऑल द पिन कोड ऑफ इंडिया। तो जो जहाँ का एमएसएमई होगा, वहीं के पास का प्रोफेशनल उसको डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन में हेल्प करा देगा, कंप्लाइंट होने में हेल्प करा देगा और इसके फ़ायदे समझाएगा कि टैक्स प्लानिंग से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, टैक्स एवेशन से बहुत ज़्यादा नुकसान है। जब फ़ायदे समझ में आते हैं तो लोग कंप्लाइंट होना चाहते हैं। तो यही आपके मॉडल में आपने अभी बताया था कि वी इंश्योर दैट यहाँ पे पार्टनर है, ये है, हम मैचिंग का काम कर रहे हैं। जी, तो आप ऑलरेडी इतने सारे पिन कोड्स में आ चुके हैं एंड इट्स कंटिन्यूइंग, बट इट स्टिल हैपेंस टू बी देयर इज नो कंपटीशन। कंपटीशन फिजिकल मोड में है। ओके। जो इतने सारे प्लेयर बताए हुए हैं, उनमें एक प्लेयर है अवेलमेंट पार्टनर भी, जो ये काम कर रहे थे। बट फिजिकल काम में और ई कॉमर्स काम में ज़मीन आसमान का अंतर है। वो सिर्फ अपने एरिया के लोगों को ही सर्व कर पा रहे थे, लेकिन अब वही अवेलेबल पार्टनर, उनका एरिया ब्रॉडन हो गया है। हम भी उनको लीड्स दे रहे हैं अलग अलग एरिया की। और वो जो कोई भी अवेलेबल पार्टनर 600 गवर्नमेंट स्कीम का एक्सपर्ट नहीं हो सकता। करेक्ट। वो 5 स्कीम का एक्सपर्ट हो सकता है, 10-15। तो वो जिस स्कीम के लिए एक्सपर्ट है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उस स्कीम से रिलेटेड जो भी एमएसएमई हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, हम उनको ही बोलते हैं कि आप इनको गवर्नमेंट की से बात करके इनको अकाउंट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फंडिंग के बेनिफिट दिलाइए।
सो हर कंपटीशन ऐसे बोल सकते हैं कि आपका वैल्यू एड इस हिसाब से हो रहा है कि आगे चलते चलते वो आपके साथ पार्टनर हो ही जाते हैं, वो हो गई। आपके साथ में आपकी जर्नी में दे बिकम पार्टनर्स टू यू। वैसे आप देखेंगे तो ईएमएसएमई जो कॉन्सेप्ट है और जो गवर्नमेंट स्कीम का सार्थक प्लेटफॉर्म है, वो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्लेटफॉर्म इन इंडिया है। ई कॉमर्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडिया है, वी आर स्टिल यूनिक। वैसे हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, बट यस जो काम हम कर रहे हैं वो काम यूनिक नहीं है। वो टुकड़ों टुकड़ों में बहुत सारे प्लेयर कर रहे थे, अब वो साथ में ऑल मिलके गेटिंग स्ट्रीमलाइन इनटू वन फंक्शन। मिलके कर रहे हैं और थोड़ा बड़े लेवल पे कर रहे हैं। मैं हमेशा दो चीजों पे भरोसा रखता हूँ, स्पीड और स्केल। जहाँ स्पीड स्पीड और स्केल, परफेक्ट। जहाँ स्पीड और स्केल नहीं है वहां पे आपका जन्म से लेके मृत्यु कब हो जाती है पता नहीं चलता। तो बीच का जो जीवन है उसमें कुछ बड़ा करना है तो स्पीड भी चाहिए और स्केल भी चाहिए, तब जाके कुछ वर्थ वाइल मीनिंगफुल अचीव कर पाते हैं आप। और ये सेम प्रिंसिपल आपके हर टीम मेंबर के अंदर। यस, और मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ और फॉर्चुनेट हूँ अपनी टीम के साथ। अंकुश जैन अकेले कुछ भी नहीं है, जो भी है आज ईएमएसएमई एएसबीएस वो सिर्फ और सिर्फ टीम के कारण है। So true. That is so true. They build the pipeline for you. They're your backbone. They work with the ownership and lots of integrity. तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, यू आर डूइंग दिस आई कॉल इट एज अ नोबल वर्क, बिकॉज इतनी सारी निटिग्रिटीज होती है हर बिजनेसेस में, बट उसमें वो गैप देखना दैट यहाँ से यहाँ सपोर्ट क्रिएट करना है, और उसमें आपने बिजनेस मॉडल बना के इतना इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, तो पीछे की टीम भी उतनी इंटेलिजेंट होती है। तो व्हाट एज अ स्टेक होल्डर यू गेट पोर्शनड ऑफ और यू टेक केयर ऑफ कि मेरी टीम कैसी होनी चाहिए, हाउ डू यू बिल्ड देम अप? थोड़ा विस्तार में बताइएगा, बिकॉज आई वुड वांट माय ऑडियंसेस आल्सो टू अंडरस्टैंड कि आप कोई भी बिजनेस करो या कैसे भी करो, बट एक टीम होती है जिसके साथ में चला जाता है। जी, देखिए मैं सारे एंटरप्रेन्योर से ये बात बोलना चाहूँगा कि टीम के बिना आप कुछ भी नहीं है। सबको फाइनेंशियल लेवरेज का कॉन्सेप्ट समझ में आता है, पीपल लेवरेज का नहीं आता है। टीम आपकी वैसी होनी चाहिए जो आपके जैसी क्रेजी है, पैशनेट है, हंगरी फॉर नॉलेज है और ओनरशिप और इंटीग्रिटी के साथ काम करती है। वो काम बहुत करती है, हर आदमी बहुत काम करता है। आपको ये देखना है क्या आप उनका उतना ध्यान रखते हैं, क्या आप ख्याल रखते हैं कि वो भी आपके साथ ग्रो होते रहे। मैं प्राउडली ये बोल सकता हूँ कि हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में टीम का वैसे ही ख्याल रखते हैं जैसे हम फैमिली मेम्बर का ख्याल रखते हैं। कंपनी ग्रो होगी तो वो भी बाय डिफॉल्ट ग्रो होंगे और उसी प्रोपोर्शन में उस प्रोपोर्शन से बेटर ग्रो होंगे। दैट इज व्हाट आवर अश्योरेंस टू द एंटायर टीम मेंबर। और कहीं ना कहीं उन लोग ने देखा हुआ है, सीइंग इज बिलीविंग। ओवर द पीरियड दे हैव सीन इट, दे हैव रियलाइज्ड इट एंड दे हैव इंटरनलाइज्ड इट कि उनको सिर्फ काम पे फोकस करना है, बाकी सब फाउंडर प्रमोटर ध्यान रख लेंगे। तो वो घोड़े के जैसे काम करते हैं और दिमाग चक्री के जैसे चलाते हैं। करेक्ट, चक्री के जैसे चलना चाहिए। तो ये जो एटीट्यूडल ट्रेट है वो हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि यस दिस इज इट, दिस इज द पर्सन टू बी माय टीम मेंबर? आपको रिसेंट एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हम लोग आईआईएम इंदौर गए थे और वहाँ से 7 लोगों को हायर करके लेके आए ईएमएसएमई के रोल पे। एनआईबीएम गए थे, वहाँ से 22 इंटर्न लेके आए। सीए इंस्टीट्यूट गए थे, वहाँ से काफ़ी सारे सीए इंटर्न लेके आए और काफ़ी सारे प्रोफेशनल जैसे इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सबसे पहला हम जो काम करते हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि उनको भूख कितनी है, हंगर कितना है, सीखने का हंगर है, लर्न करते रहने की कैपेबिलिटी है और पोटेंशियल सब में होता है। उसके बाद जैसे ही आते हैं हम उनको 3 दिन का डीप इंडक्शन शेड्यूल कराते हैं, जहाँ पे हम इंटरेक्टिव डिस्कशन करके उनको एंटरप्रेन्योर वाला माइंडसेट डेवलप करवाते हैं कि आप सोचें, आपको एक टॉपिक दे दिया, आप डिस्कशन करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, दिमाग में तूफान लेके आएँ और अलग अलग क्वेश्चन फेंकते रहते हैं कि हर क्वेश्चन के बारे में 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल सोचें। जैसे मैंने आपको बताया एमएसएमई के बारे में सोचने से अकेले कुछ नहीं होगा। आप उसका पूरा इकोसिस्टम देखिए कि एमएसएमई को सपोर्ट करने वाला कौन है, गवर्नमेंट। उसको अपने वेस्टेड इंटरेस्ट दिख रहे हैं क्या? दिख रहे हैं तो मोर चांसेस हैं, बिकॉज दे आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स सपोर्टिंग एमएसएमई, दे हैव देयर वेस्टेड इंटरेस्ट। बैंक का है क्या? बैंक को हाईएस्ट आईआर जनरेट होती है एमएसएमई से। बैंक को प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग का बेनिफिट मिलता है। बैंक की लो एनपीए है इन एमएसएमई, तो बैंक सपोर्ट क्यों नहीं करेगा? उसको सिर्फ डिजर्विंग एमएसएमई उसके पास तक पहुंचना चाहिए। सो इज एवरी स्टेक होल्डर। जब आप हर चीज में 360 डिग्री सोचेंगे तो सबके लिए विन विन मॉडल डेवलप हो जाता है। दिस इज व्हाट वी एजुकेट देम इन द इंडक्शन। और उसके बाद ट्रेनिंग इज वन ऑफ द इंटीग्रल टूल व्हाट वी हैव।
वो चलता रहता है, लोग सीखते रहते हैं, लोग आइडिया जनरेट करते हैं। ये अंकुश जैन की आइडिया नहीं है, ये एमएसएमई इन ऑल ऑफ दिस टीम के ही आइडिया है। वो टाइम टाइम पे एक एक आइडिया जनरेट करते गए, उसका ऑब्जेक्ट और इम्पैक्ट बताते चले गए, और हमारी ब्रिलियंट टेक टीम टेक टूल बनाते चली गई। सो वंडरफुल। अच्छा, ये जो हमने बात की कि दिस इज हाउ द टीम इज कमिंग इन, इसका सबसे ज़्यादा पावर पीछे जो आपकी टीम में सीएज है उनका है। तो वी वुड वांट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ द सीएज इन योर टीम आर हैंड होल्डिंग द क्लाइंट्स एंड हाउ आर दे बिकमिंग द इकोसिस्टम पार्टनर्स। और सीए अभी आपने जो पूछा वो दो साइड्स पे है। एक हमारे इंटरनल है जिन्होंने एज अ फंक्शनल कंसल्टेंट एक पूरा प्रोडक्ट को समझ के टेक टीम को बताया और उन्होंने सास टूल डेवलप किया है। और एक एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल आप देखेंगे इंडिया में अराउंड 97,000 चार्टर अकाउंटेंट फर्म है, और टोटल 4,50,000 प्रोफेशनल एंटिटी हैं जो सारे प्रोफेशनल को कवर कर लेती हैं, वेदर कंपनी सेक्रेटरी और एनी प्रोफेशनल इंक्लूडिंग चार्टर अकाउंटेंट प्रोफेशनल। इन जो हम बोलते हैं 9 करोड़ एमएसएमई, उसमें से जितने लोग भी कंप्लाइंट हैं या होना चाहते हैं, वो किसके पास जाते हैं? वो इन्हीं प्रोफेशनल्स के पास ही जाते हैं। तो हर प्रोफेशनल पार्टनर हैज़ मिनिमम 50 to 5,000 का एमएसएमई बेस। मोटा मोटा 500 का एमएसएमई का बेस उनके पास है। वो ये सास टूल लेते हैं, उन एग्जिस्टिंग कस्टमर के यूआरसी नंबर डाल के उनके लिए क्या स्कीम हो सकती है वो समझते हैं। उनकी डॉक्स तो उनके पास ही है मोस्टली, वो नहीं है तो वो उनके क्लाइंट हैं, उनको हेल्प समझाते हैं, सपोर्ट करते हैं। ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। कंप्लाइंट होके डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके जहाँ पे प्रोजेक्ट फाइनेंस रिपोर्ट वो बनानी है, ये सब चीज़ें वो इक्विप्ड इनफ है। तो वो अपने कस्टमर की एक डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन करके, काफ़ी सारी स्कीम में ऑनलाइन एप्लीकेशन हो जाता है और कुछ एक स्कीम में ऑफलाइन होता है। हम दोनों जगह पे उनको हर स्टेप पे सपोर्ट करते हैं प्रोफेशनल पार्टनर को। बट प्रोफेशनल पार्टनर सो एजुकेटेड, सो एम्पावर्ड दैट वंस दे अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, they are equipped enough with the tool also now to support their MSME clientele, and they are doing it. Okay. So जैसे ये किसी के पास क्लाइंट है, बेस का पूरा 500 प्लस हो गया है और उसी बेस पे हमको मल्टीप्लाई करना है, तो दे कैन बी पार्ट ऑफ यू, दे कैन बी पार्ट ऑफ EMSME, दे कैन इंश्योर कि सारे क्लाइंट्स वहाँ पे आ गए हैं, उनके साथ में डॉक्यूमेंटेशन हो रहे हैं और सपोर्ट भी जा रहा है, राइट, एंड दे आर वैल्यू एडेड एंड दे आर पार्ट ऑफ योर टीम एज वेल। सो दैट्स हाउ द इकोसिस्टम कैन वर्क। यस, अभी उनके लिए अपॉर्चुनिटी काफ़ी सारी है। उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है कि आज की डेट में कोई दिल्ली का प्रोफेशनल पार्टनर बॉम्बे के प्रोफेशनल पार्टनर से कोई हेल्प लाना चाहे, तो हमने प्लेटफॉर्म डेवलप करते टाइम ये ध्यान रखा है कि हमारा प्लेटफॉर्म विन विन कंस्ट्रक्टिव आर्किटेक्चर विद 100% ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, कि एक दूसरे को हर आदमी लिवरेज कर पाए। भारतीयों को लिवरेज करके भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी उनके पास है, तो क्यों नहीं? व्हाई नॉट? बहुत उम्दा बात बताई आपने, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। अच्छा, अभी इसमें हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो है MSMEs के साथ में गवर्नमेंट का सपोर्ट। जी, नाउ EMSME हैज़ ऑल्सो हैड अ गुड एसोसिएशन विद गवर्नमेंट, राइट। तो आप उनके बारे में बताइए कि हाउ डू यू डू इट? देखिए, पहले तो हम ये बोलना चाहेंगे हम बड़े ब्लेस्ड हैं। इस सबसे ज़्यादा 4 स्टेक होल्डर इम्पोर्टेंट थे: प्रोफेशनल पार्टनर, बैंकर्स, एसोसिएशन एंड गवर्नमेंट। हमारे टीम मेंबर और मैं खुद भी बड़ा ब्लेस कर रखा है भगवान ने कि हमें ये चारों इकोसिस्टम की समझ है। और जब हमने MSME से मिले तो हमें वो ब्लेसिंग को कैपिटलाइज करना था। चैलेंजेस ही थे, स्ट्रगल कुछ नहीं थी। और इंडिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। जहाँ जहाँ मिलने जाते हैं वो या तो अप्रिशिएट करते हैं और सजेशन देते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, उससे हम इवॉल्व होते हैं, या वो हाथ मिलाते हैं और हमारे साथ आगे बढ़ते हैं, उनके साथ हम आगे बढ़ते हैं, और अल्टीमेटली MSME देश का आगे बढ़ता है। तो इनके चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी के साथ मैप करना, इस सिर्फ नज़र और नज़रिए का अंतर था। पहले किसी ने देखा नहीं होगा, या देख के सोचा होगा करने का, या शायद किया नहीं होगा, पता नहीं। बट ये करना डुएबल है, इजी है, हम कर रहे हैं। और हमको ये भी मालूम है कि EMSME अकेला 3 लाख से लेकर 10 लाख तक MSME को ही सपोर्ट कर पाएगा हमारी लाइफ साइकिल में। 9 करोड़ MSME, हमारे जैसे हजारों प्लेयर चाहिए।
हमारा भी बिजनेस मॉडल समझिए, आप भी सिमिलर बिजनेस मॉडल लाना चाहें तो लाइए, इतना बड़ा सेगमेंट है और हमारे भारतीय एमएसएमई को सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप गवर्नमेंट के साथ में जुड़ के कौन कौन से कैंपेन्स है या कौन कौन से फंक्शंस और इवेंट्स है जिसके अंदर आप कोलैबोरेट करते हैं उनके साथ में? जी, अब देखिए, एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए। हम सौभाग्य से कुछ एक मिनिस्टर्स से हम मिले और उन्होंने हमें उद्योग भवन निर्माण भवन तक भी पहुंचाया, ओके। जो एमएसएमई का पूरा गढ़ है दिल्ली में। और वहाँ पे जो पॉलिसी मेकर हैं, जो ओएनडीसी का भी पॉलिसी बनाते हैं, ओकेन का भी बनाते हैं, रैम के में भी काम कर रहे हैं, और जो उद्योग भवन निर्माण भवन में एमएसएमई के पॉलिसी के लीडर ही हैं, करेक्ट। वो भी हमें सपोर्ट करना चाह रहे हैं। जो इम्प्लीमेंटेशन के लीडर हैं, these are all joint level joint bureaucracy level people and very great people। तो वो उन्होंने भी बोला कि हाँ, इस टाइप का प्लेटफॉर्म हम भी बनाना चाह रहे थे, वेयर एंड वी डिस्कस विद देम व्हाई टू रीइन्वेंट द व्हील। ओके। हमने बना लिया है, इसको आप अडॉप्ट कर लीजिए। और कुछ एक एग्जांपल भी हमने सीड किए, जैसे आप देखेंगे जेम पोर्टल है। जेम पोर्टल भी प्राइवेट प्लेयर ने क्रिएट किया है और मेंटेन किया है, गवर्नमेंट ने उसको अडॉप्ट कर लिया है। अभी सबको यही पता है कि जो प्रोक्योरमेंट का पोर्टल है कि उसमें हर एमएसएमई से 25% परचेस गवर्नमेंट एंटिटीज को करना पड़ता है। जेम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया भी सिंपल है, तो वो भी प्राइवेट प्लेयर ने बनाया। आप देखेंगे डायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स टीसीएस इन्फोसिस ने बनाया, वो भी गवर्नमेंट का ही है। पासपोर्ट ऑफिस भी प्राइवेटाइज हो गया, वो भी कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है। तो ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, इसी तरीके से हम ये एमएसएमई का फ्यूचर देखते हैं और वहाँ पे हम उनसे मिलके भी आए, उनको ऑफरिंग भी यही करी है। जैसे ही कोई भी एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जनरेट करे, वही नंबर डाल के उसकी स्कीम डिस्कवरी रिपोर्ट भी जनरेट कर ले। दैट्स वन ऑफरिंग। दूसरा हो सकता है वो अडॉप्ट कर ले तो एक गवर्नमेंट का ही प्लेटफॉर्म हो जाएगा, वाइट लेबल हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट पे, को ब्रांडेड हो सकता है, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं वो गवर्नमेंट के ही जो ऑब्जेक्टिव है उसी को फैसिलिटेट कर रहे हैं और इसी वो भी समझते हैं, और इसी कारण ब्यूरोक्रेसी में और मिनिस्ट्री में भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको एमएसएमई को सपोर्ट करना है एंड देयर कैन नॉट बी एनी बेटर प्लेटफॉर्म देन एमएसएमई। तो अगर कोई कंपनी है जो 1 साल की है, जस्ट अ स्टार्टअप है, एंड उनको कोई भी अवेलमेंट नहीं है कि हम गवर्नमेंट के थ्रू कैसे जाएं, तो आप उन लोगों को कैसे हैंडल करते हैं? हम हैंड होल्ड करते हैं। जो एमएसएमई है, इनको लैक ऑफ अवेयरनेस, तो आपने अवेयरनेस क्रिएट करा दी, बट सिर्फ अवेयरनेस से काम नहीं होगा। फिर आपने स्कीम आइडेंटिफिकेशन डिस्कवरी डिजिटल कर ली कि 4 मिनट में डिस्कवरी हो गई, हाँ। उधर भी काम नहीं होगा। अभी उनको हैंड होल्डिंग थ्रू आउट द लाइफ साइकिल लगती है। उसके बाद डॉक्स प्रिपरेशन में भी हैंड होल्डिंग लगती है, जो हमारे प्रोफेशनल पार्टनर कर लेते हैं। अवेलमेंट में भी लगती है, जो अवेलमेंट पार्टनर कर लेते हैं। बट उनकी जो अलग अलग स्टेज पे उनको ये समझाना कि राइट प्रोडक्ट कौन सा है, इंक्यूबेशन स्टेज पे राइट प्रोडक्ट कौन सा है, आइडिएशन स्टेज पे कौन सा है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पे कौन सा है, जब बिजनेस को एक्सपांड करना है तब कौन सा है, जब बिजनेस को रिस्ट्रक्चरिंग करना है या स्पेशल केयर स्टेज पहुंचे तब कौन सा है। प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से समय पे कौन सा वाला प्रोडक्ट राइट मैप है, जिसमें हम उनको हैंड होल्ड करते हैं हमारे सारे प्रोफेशनल पार्टनर के साथ मिलकर। So they will have their set of products, but आपके एडवाइजरी टीम उनको ये भी बताती है कि ये प्रोडक्ट शायद चलेगा नहीं चलेगा। Yes. और फिर आगे गाइडेंस भी देती है कि इसके हिसाब से क्या चलना चाहिए। ओके, दैट इज रियली इंटरेस्टिंग। हैंड होल्डिंग इज वन थिंग जो उनको ज़रूरत है, और हमें सारे स्टेक होल्डर के साथ उनको इतनी अच्छी हैंड होल्डिंग करनी है कि उनका कम कॉस्ट में कम समय में इफेक्टिव तरीके से काम हो जाए, एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। तो यानी इसका मतलब ये भी हो गया कि अगर बच्चा भी पल रहा है तो उसको थोड़ा बेबी सिटिंग भी हो जाए, उसको थोड़ा शैडोइंग भी हो जाए, जब अपने आप चलने लगे तो सपोर्ट मिल गया। बहुत जरूरी है। आपने जो स्पेशली स्टार्टअप का पूछा था, हाँ, स्टार्टअप के आइडिएशन स्टेज पे ही बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम है, और हम उनको डीपीआईटी रजिस्ट्रेशन कराने में भी हेल्प करते हैं। 10 साल में 3 साल का टैक्स हॉलिडे मिलता है, बट वो 3 साल कौन से होना चाहिए, हम उनको हैंड होल्डिंग करके हेल्प करते हैं। उनकी पिच पीपीटी में भी हेल्प करते हैं। 20 लाख का गवर्नमेंट से ग्रांट मिलता है, उसमें भी करते हैं। 50 लाख का लोन मिलता है, उसमें भी करते हैं। तो उनकी पूरी जर्नी में ऐसा नहीं है आपको एक बार आया और आपको एक सपोर्ट कर दिया, इट्स डन। हैंड होल्डिंग मीन्स support will be provided throughout the life cycle whenever and wherever required to save time and again to achieve 2 goals, speed and scale. Speed and scale. अभी कस्टमर आपके पास आ रहा है with so many things, और आपके पास सिस्टमैटिकली रिसर्च टीम हेल्प करके टेक भी हेल्प कर रहा है।
विच इज द एग्जैक्ट कस्टमर कमिंग टू यू? अब तक तो आपको अंदाजा आ गया होगा कि दिस इज माई प्रोडक्ट विच इज वर्किंग वेरी वेल, और यहाँ पे गैप है जी। जो एमएसएमईज को हमेशा आती है। मैं ये बोलूँगा कि हमने अभी किसी बहुत ज़्यादा कस्टमर को सर्व किया ही नहीं है। 9 करोड़ एमएसएमई में अभी तक हम सिर्फ 20,000 एमएसएमई को ही सपोर्ट कर पाए हैं। ये 20,000 जिन्होंने कुछ ना कुछ सपोर्ट मांगा है और एंड तक हमने उनको सपोर्ट दिया है। एक्सपोर्टर भी आए हुए हैं, स्टार्टअप भी आए हुए हैं, मैन्युफैक्चरर भी आए हुए हैं, सर्विस सेक्टर से भी आए हुए हैं, ट्रेडर भी आए हों। इनमें काफ़ी सारे सब सेक्टर हैं। ओके। 12,000 एनआई से ज़्यादा एनआईसी कोड है, मतलब उतने सारे अलग अलग बिजनेस टाइप है। तो 20,000 में काफ़ी सारे टाइप के लोग आए हुए हैं। स्पेशली ब्रॉडर लेवल सारे सेक्टर हमने सब कवर कर लिए हुए हैं, बट ये सैंपल बहुत छोटा है। जब हम विद इन अ ईयर 2 लाख करीब एमएसएमई को सपोर्ट कर लेंगे, तब थोड़ा सैम्पलिंग जो साइज है वो रिप्रेजेंटेटिव हो पाएगी टू रिप्रेजेंट ऑल द सेक्टर विच एग्जिस्ट इन इंडिया। तब जाके हम थोड़ा और कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाएंगे कि कोई और ग्राउंड रियलिटी या नुआंस तो नहीं है जो हमसे छूटा है। छूटा होगा तो वो कवर करके उसका भी सैस्टल बना लेंगे। तो अभी सबसे ज्यादा डिमांड कौन सी सर्विस की आ रही है दैट दे रियली नीड इट, और वो ईएमएसएमई ही सर्व कर रहा है? सो माइक्रो सेगमेंट में सबसे ज़्यादा डिमांड है, स्टार्टअप वर्टिकल में सबसे ज़्यादा डिमांड है, और जो लोग प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वहाँ पे गवर्नमेंट 35% टू 100% तक की कैपिटल सब्सिडी देती है। वहाँ पे भी काफ़ी डिमांड है, उसकी इंक्वायरीज ज्यादा जनरेट हो रही है आपके होती है। और इसके अलावा अनसिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन की इंक्वायरी ज़्यादा जनरेट होती है। सो प्लांट एंड मशीनरी में तो कभी कभी पेमेंट भी नहीं आ रहा होगा, राइट? प्लांट एंड मशीनरी में तो बिजनेस, जैसे मैं बिजनेसमैन हूँ, मैन्युफैक्चरर हूँ, और मैंने को 10 करोड़ इन्वेस्ट करना है प्लांट एंड मशीनरी में, तो मेरी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी। उसका 10% टू 15% मुझे खुद को देना पड़ता है, बाकी सारा कोलेटरल फ्री लोन या फिर सिक्योर्ड लोन मिल जाता है। गवर्नमेंट स्कीम होगा तो गवर्नमेंट स्कीम बैक्ड नोडल एजेंसी से, अदरवाइज बैंक से। कोई भी कैपिटल सब्सिडी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी ही होती है, मतलब कैपिटल सब्सिडी लेनी है तो आपके पास एक लोन होना चाहिए। जिस भी बैंक ने वो लोन दिया होगा, गवर्नमेंट उसका प्रोजेक्ट एनालाइज करेगी और उसको कैपिटल सब्सिडी डिसाइड करेगी, जो हो जाता है। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, प्रोवाइडेड आपके 3C सही है, आपने डॉक्यूमेंटेशन सही सबमिट किया हुआ है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट या डीपीआर सही सबमिट की हुई है, तो गवर्नमेंट डज नॉट टेक मच टाइम। गवर्नमेंट बहुत इवॉल्व हो रही है, वो भी स्पीड और स्किल में काम कर रही है। कमियां हैं लेकिन इम्प्रूव भी हो रही है तेजी से। आपका जैसे वो डिसाइड करते हैं कि 35% सब्सिडी मिलनी है, लेट 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 3.5 करोड़ की सब्सिडी मिलनी है, वो जिस बैंक में आपका लोन चल रहा है उसी बैंक में आपका अकाउंट खोल के, एफडी अकाउंट खोल के उसमें 3.5 करोड़ डिपॉजिट कर देते हैं। ओके। बैंक को उसका फ्लोटिंग का बेनिफिट मिल जाता है, और एमएसएमई 3 साल तक टाइमली रीपे करता रहता है, तो 3 साल के बाद वो एफडी से अमाउंट निकल के उसके लोन अकाउंट में आ जाता है और उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस एकदम ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है। तो ये सबके लिए फ़ायदे का सौदा है। और जब ये कंपनीज बड़े पैमाने पे काम कर रही है एंड दे आर डूइंग द सेल्स एंड ऑल ऑफ इट, तो एक सेक्शन अभी आई थिंक इंट्रोड्यूस हुआ है, सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट, विच सेज के 45 डेज में अगर आप पेमेंट रिकवरी करवानी है तो हो सकती है। तो वो कुछ इफ यू कुड लेट अस नो। एक इतना रेवोल्यूशनरी सेक्शन है और मैं इसको बहुत प्रमोट कर रहा हूँ। इसके अनेकों फ़ायदे हैं। आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। आप मार्केटिंग एजेंसी हैं, आप या तो आप सर्विस सेक्टर में हैं, किसी भी सेक्टर में बिलोंग कीजिए, आप सर्विस सेक्टर में या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, कौन सा एमएसएमई है जो चाहेगा कि मैंने अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज जब डिलीवर कर दी, डिलीवर करने के पहले भी टाइम लगा, राइट, मैंने कहीं से मंगाया, उसको जो फिनिशिंग टच देना दिया, फिर डिलीवरी करी, उसके बाद इनवॉइस जनरेट होता है। इनवॉइस जनरेट करने के विद इन 45 डेज यदि पेमेंट नहीं मिलेगा तो क्या वो अपने जहाँ से रॉ मटेरियल लिया उनको पेमेंट कर पाएगा, क्रेडिटर्स को, या क्या वो अपने एम्प्लॉय को पेमेंट कर पाएगा, या क्या वो स्किल में काम कर पाएगा यदि उसकी वर्किंग कैपिटल स्टक रहेगी। और वर्किंग कैपिटल स्टक है इसलिए उसको लैंडिंग इंस्टीट्यूशन से या प्राइवेट फंडर से लोन लेना पड़ता है, वो भी एक कॉस्ट आती है, उससे भी प्रोडक्ट महंगा हो जाता है। इस सेक्शन ने किया क्या? इस सेक्शन अभी का नहीं है, इस सेक्शन 2008 में आया था एमएसएमई एक्ट में, और इस सेक्शन का ग्रॉस वायलेशन हो रहा था, कोई एक सेक्शन की रिस्पेक्ट कर नहीं रहा था, और गवर्नमेंट ने भी अभी तक पनिश किया नहीं था। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, पनिटिव एक्शन लेके आए हैं कि यदि आपने 45 डेज के अंदर माइक्रो और स्मॉल सेगमेंट को टाइमली पे नहीं किया तो आपको वो वाला एक्सपेंडिचर आपको तब तक अलाउेबल नहीं होगा जब तक आपने पेमेंट नहीं किया।
यदि इस साल में नहीं हुआ तो आपको एक्सपेंडिचर नहीं मिलेगा, मतलब वो प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, आपको एडिशनल 30% का टैक्स लायबिलिटी आएगा। प्लस आपको रेपो रेट का 3 टाइम्स इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, जो एज ऑफ नाउ अराउंड 20% है, और वो डिडक्टिबल इन नेचर नहीं है। तो ये रेगुलेटरी है या दिस इज मैंडेटरी? दिस इज मैंडेटरी। इट इज मैंडेटरी इट इज मैंडेटरी। एंड एनीबडी हु नोज दिस कैन डू दैट। आई थिंक खाली नाउ इनवॉइस एवरीवन नोज इज। ये जब सेक्शन आया ऑलरेडी ये 3 से 4 महीने हो चुके हैं, ऑडिट का सीजन चल रहा है, सारे ऑडिटर भी ये चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि जो भी पेमेंट समय पे नहीं हुआ है, विद इन 45 डेज या विद इन 15 डेज नहीं हुआ है, उसको डिसअलाउ कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा हिट लग रहा है, पर ये इससे बड़ी ब्लेसिंग माइक्रो और स्मॉल सेगमेंट को हो ही नहीं सकती कि उनको समय पे अपना भुगतान मिल जाएगा। वो समय पे अपना भुगतान, उनको भी तो किसी को पे करना है, कर पाएंगे। वो जिसको पे करेंगे उनकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, उनको समय पे पेमेंट हो जाए मिल जाएगा तो उनके मन में रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, जिनको माल बेचा जो भी बायर है। तो ये पूरा इकोसिस्टम कंजम्पशन इकोनॉमी को प्रमोट करेगा, सर्कुलेशन ऑफ फंड को प्रमोट करेगा, कॉस्ट ऑफ फंड कम हो जाएगी, वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत कम पड़ेगी, इससे इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा, लोगों को कम रेट पे सामान मिलने लगेगा, मतलब मैं बेनिफिट, इससे एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, स्केल ऑफ द इकोनॉमी आएगी। जीडीपी, आज चाइना के जीडीपी ने 15 से 20 ईयर्स तक मोर देन 12% ग्रो किया है। इंडिया की जीडीपी कभी डबल डिजिट में गई नहीं है। कभी इस सेक्शन के कारण होप बहुत बन गई है कि इंडिया की जीडीपी भी डबल डिजिट में चली जाएगी। मतलब इस सेक्शन से पूरा भारत का भला हो रहा है, इस सेक्शन का अपोजिट लोग क्यों कर रहे हैं? अब इसमें अगर कोई बिजनेस है जिसको मालूम पड़ गया कि किसी एक कस्टमर ने डिफॉल्ट मारना शुरू किया है एंड नाउ इट हैज स्टार्टेड, बट वो तभी एमएसएमई सर्टिफिकेट उद्यम नहीं है उसके पास, तो कैन दे अवेल? तो यही हम शुरू से बताने की कोशिश कर रहे हैं एमएसएमई भाइयों बंधुओं को, अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लीजिए। कोई डरा रहा है तो डरिए मत। डेटा के हिसाब से जून 23 में 2 करोड़ यूआरसी नंबर थे, अक्टूबर 23 में 3 करोड़ हो गए, मार्च 15 को 4 करोड़ हो गए, और आज की डेट में 4.45 करोड़ उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जनरेट हुए। लेकिन बातें ज़्यादा किसकी चल रही हैं? अराउंड 40,000 एमएसएमई ने उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डी रजिस्टर किया है। 40,000 आउट ऑफ 4.45 करोड़, विच इज़ 0.1%। और वो उन आप अपने आप से सवाल पूछिए कि आपको समय पे पैसा नहीं चाहिए, या समय पे पैसा नहीं मिले तो उसका प्रोटेक्शन जो गवर्नमेंट दे रही है, समाधान पोर्टल दे रहा है, वो नहीं चाहिए? क्यों कुछ लोग आपको डरा रहे हैं और आप डर रहे हैं? मत डरिए। इस सेक्शन जो मैंडेटरी किया हुआ है उसको अपनाइए और सबका फायदा होने दीजिए। ये चेंज एक्सेप्ट करने जैसा है, आपके भले के लिए, देश के भले के लिए। तो ये 0.1% डी रजिस्टर क्यों कर रहा है? वो डी रजिस्टर इसलिए कर रहे हैं कि वो किसी ने डरा दिया, कोई एसोसिएशन उनको रिप्रेजेंट कर रही है, कोई उनको बोल रहा है कि आप रजिस्टर करोगे तो, और हम तो 45 डेज में पेमेंट नहीं देने वाले हैं, इंटरेस्ट बियर करना नहीं है हमें, आप डी रजिस्टर हो अनरजिस्टर्ड हो जाएंगे तो हम आपके साथ बिजनेस करेंगे, नहीं तो हम किसी अनरजिस्टर्ड के साथ बिजनेस करेंगे। वो तो ऐसा भी एक ये लाइन हो ऑफ रहा है। मार्केट है जो चल रहा है। ऐसे सोच से हम भारत को विकसित बना सकते हैं। गोली मारना है तो मार दीजिएगा, पर ऐसे सोच को खत्म करने की जरूरत है। कुछ एक 1% पॉपुलेशन भी इंडिया की ऐसी नहीं है जो इस सोच को सपोर्ट करते हैं। सिर्फ वही लोग सपोर्ट कर सकते हैं जो किसी दूसरे की कॉस्ट पे बेनिफिट कमाना चाह रहे हैं, कि आपको मैं समय पे पेमेंट नहीं दूं और वो पेमेंट का यूज करके मैं अपना बिजनेस बढ़ाऊं। जी। एक गलत साइकिल है, इस साइकिल में मत जाइए। और मैं सबसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सपोर्ट कीजिए इंडियन एमएसएमई को फॉर्मलाइज सेक्टर होके देश को विकसित बनाने में, और उनको भी फॉर्मलाइज चैनल में आने के बाद अनेकों बेनिफिट हैं, उनको वो बेनिफिट पास ऑन होने दीजिए। तो आप ये बता रहे हैं कि कायदा और रूल आता है, उसमें 99% चलो लोग अमल भी कर दे, कोई एक 1% एक ऐसा होता है जो ये सब चीज में से डीरेल होने की कोशिश करता है, ये सारी चीजें डालता है। बट ट्राई टू सी व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर यू एज अ बिजनेस। आप कहाँ पे अर्न कर सकते हो, कहाँ पे आपका पेमेंट रुक रहा है वो ले सकते हो, एंड देन गो बाय इट विद अ मेथड। क्योंकि गवर्नमेंट और देश कोशिश कर रहा है कि आप कुछ ना कुछ करें अच्छे से, आप अपना बिजनेस करें, और कुछ कहीं पे भी अवेलमेंट लेना है तो हम दे सकते हैं। तो डोंट गेट इनटू द ट्रैप इज व्हाट देश कोशिश करता रहता है, रिफॉर्म लाते रहते हैं, लेकिन 1-2% लोग वो रिफॉर्म को तोड़ने की कोशिश करते हैं, चाहे वो रिफॉर्म डिमोनेटाइजेशन के नाम पे हो या जीएसटी जब एक्ट आया था उसके नाम पे हो। दुनिया में 200 से ज़्यादा देश है जहाँ पे भी जीएसटी आया वो गवर्नमेंट कभी रिपीट नहीं हुई।
इंडिया में इतना करेज दिखाया करंट गवर्नमेंट ने कि जीएसटी भी लाया और रिपीट भी हुई। और रिपीट भी हो गई और एवरीबॉडी इज डूइंग। और आप देखिए जीएसटी में 2.1 ट्रिलियन रुपीस का कलेक्शन आया है। इसके पैसा जाएगा कहाँ? ये एमएसएमई की योजनाएं के थ्रू आपके पास ही वापस आना है। तो अब हमारा फेवरेट सेक्शन आ रहा है वेयर वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फ्यूचर एंड द विजन। सो बहुत वेरी क्विकली, व्हाट डू यू थिंक दैट द इम्पैक्ट ईएमएसएमई हैज डन टू द एसएमईज, और वो फ्यूचर कैसे जाएगा उसका? अगेन सवाल बहुत अच्छा है आपका। जर्मनी, जापान, चाइना के एमएसएमई उनकी जीडीपी का अराउंड 55 to 60% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। भारत के एमएसएमई जीडीपी का 29% कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब गैप बहुत बड़ा है, डबल होने की जरूरत है। एक पोटेंशियल है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक स्कोप है। यदि आप फंडिंग साइड पे उनको सपोर्ट की बात करें तो 90 लाख करोड़ का क्रेडिट फंडिंग गैप है। हाँ। जो गवर्नमेंट, उनकी नोडल एजेंसी और बैंक्स भी गैप फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं और हर साल बहुत तेजी से गैप फुलफिल भी हो रहा है। पर उसके साथ में हर साल बहुत सारी नई नई एमएसएमई भी आ रही है। तो एब्सोल्यूट वे में ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा गैप फुलफिल नहीं हुआ, बट हो रहा है। तो एमएसएमई के फ्यूचर आप 29% से 60% पे पहुंच गए, 45% पे पहुंच गए, तो हमारा जो $35 ट्रिलियन का मिशन है, या रिसेंटली अभी अगले 5 साल 6 साल में $10 ट्रिलियन का मिशन विजन है, वो होगा कैसे पूरा? इसी तरीके से ही होगा। एमएसएमई को बढ़ाएंगे, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कंजम्पशन ऑफ द इकोनॉमी से सबके पास पैसा आएगा, सबके लिए विन विन मॉडल है, सबको इफेक्ट भी पॉजिटिव ही है। और आत्मनिर्भर भारत हो जाएगा, डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, तो रुपये भी स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब मैं इस टॉपिक पे मैं 1 महीने कंटिन्यूअसली बोल सकता हूँ। फायदे ही फायदे हैं पूरे भारत को। अंकुश जी, आपकी सारी बातों में ये बहुत क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है कि प्रोग्रेसिव इंडिया, एवरीबॉडी टुगेदर विद स्पीड विल एक्चुअली अचीव। सो नाउ वी आर एट अ वेरी इंटरेस्टिंग सेगमेंट विच इज रैपिड फायर। मैं आपको कुछ वर्ड्स बोलूंगी, आप उस पर मुझे तुरंत बोलिएगा व्हाट्स कमिंग फर्स्ट इन योर हेड। ओके? श्योरली। अ ग्रेट बिजनेस हैक। मस्ट बी अ जेंटलमैन हु इज वर्किंग विद ह्यूमैनिटी। ओके। इनोवेशन इम्पैक्ट, pick one. If the innovation is not impactful, it is not the innovation at all. So impact. ये करण जौहर वाली बात हो गई कि everything in the same line itself. A hidden CEO talent. Fast. 24/7, who can eat, dream, sleep, whatever the objective is, till the time it does not create impact. Okay. 24/7 passion. Okay. Right. Dream historical mentor. Historical mentor तो fortunately unfortunately मैं ही हूँ. Okay. Most rewarding part of being a founder? I have a best team, talented team, and all the stakeholder at MSME. I'm really blessed with them. और वो उससे जो प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन मिलता है उससे ज़्यादा रिवॉर्डिंग कुछ नहीं होता। What is the जोश एलिमेंट? आप थक जाते हो तो what's your fuel? घर पे रहते हैं तो थक जाते हैं, जैसे ही ऑफिस पहुंचते हैं कोई टीम मेंबर दिख जाता है ना, वो जोश डबल होके वापस आ जाता है। सो टीम्स गिव मी एनर्जी व्हिच आई गिव देम बैक टू देम। So lovely. ये पूरा साइकिल है। अच्छा, वेरी लवली। एसएमई सक्सेस के लिए अंडररेटेड स्किल, वन अंडररेटेड स्किल। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एमएसएमई लाइक दे देमसेल्फ आर। तो उनके शूज में उतर के उनको समझते हैं, उनको पेन समझ पाते हैं, तो उनके लिए क्या दवाई देना चाहिए वो भी समझ में आ जाता है। सो इंटरनलाइज द एंटायर इकोसिस्टम इज वन ऑफ द कैप्सूल विच वी ट्राई टू इंजेक्ट टू मी एज वेल, ऑल द टीम मेंबर and all the stakeholders as well. And last but not the least, one advice for the MSMEs. जागो, एक्सप्लोर करो, डिजिटल बनो। आपके लिए देश के सारे स्टेक होल्डर बहुत कुछ करना चाहते हैं। बैंक आपको लोन देना चाहता है, गवर्नमेंट आपको सरकारी योजनाओं का बेनिफिट देना चाहती है। आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो आप आपके खुद के हित से वंचित रह रहे हैं, वो गलती मत कीजिए। So wonderfully mentioned. Thank you so much to have you, Mr. Ankush Chen. Thank you so much. We had a lovely episode with you. It was very interesting. Thank you. Thank you so much. First time आपके साथ ही ये सब मैंने किया, बहुत ही अच्छा लगा। होस्ट अच्छे होते हैं तो अपने आप चीजें निकलने लगती हैं, तो उसके लिए धन्यवाद। This is the flavor of Bug Studio. That's great. Thank you guys. See you again. Subscribe to our channel to enjoy more such business podcasts and stories. Hit that like button and leave a comment to show some love.